वेलकम टू विक्रमाज और फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल। ना कि सिर्फ एसएससी सीएचएसएल बल्कि ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा सीजीएल के एग्जाम में, सीपीयू के एग्जाम में, एज वेल एज स्टेनोग्राफर के एग्जाम में। मतलब कि एसएससी के द्वारा जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस कराए जाते हैं, सारे एग्जामिनेशन में ये टॉपिक आपको हेल्प करने वाला है। इसी के साथ साथ आपको ये भी समझने को मिलेगा कि आखिर जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एसएससी के द्वारा रिलेटिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ना कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बल्कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वायसरायज, ये सारे जो कंफ्यूजन से वो आपके दूर हो जाएंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ये जो पार्ट है इसमें हम सिर्फ पढ़ेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। ऐसे कौन से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जो कि आपको समझना चाहिए कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1757 में प्लासी का वॉर हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। उसके बाद से क्या होता है, अंग्रेजों के हाथ में पूरी जो इंडिया का जो रेगुलेशन आ जाता है उनके हाथ में आ जाता है। लेकिन उसके बाद से शुरू हो जाता है क्या, करप्शन का एक नया दौर शुरू होता है। और रॉबर्ट क्लाइव जो कि इस बैटल का हीरो था, उसको वो इंग्लैंड चला जाता है और फाइनली उसे इतनी जिल्लत सहनी पड़ती है कि वो क्या कर लेता है, सुसाइड कमिट कर लेता है। और जब ये सुसाइड कमिट कर लेता है तो आप समझ सकते हैं कि एक बंदा जो कि क्लर्क के लेवल से अपनी कैरियर की शुरुआत करता है और फाइनली वो इतना रिच हो जाता है कि वो जाके इंग्लैंड के एलिट क्लास में उठने और बैठने का एक्सपेक्टेशन रखने लगता है। लेकिन जब इंग्लैंड का जो एलिट क्लास है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, बोलता है कि तुम तो क्लर्क हो, तुम हमारे लेवल पे नहीं आ सकते, पैसे से आ सकते हो बट प्रतिष्ठा से नहीं आ सकते। वैसे सिचुएशन में क्या होता है, इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन रॉबर्ट क्लाइव बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है अपनी लाइफ से और फाइनली वो क्या करता है, सुसाइड कमिट कर लेता है। इस कहानी को बताने का मैं सिर्फ इतना सा मकसद है कि आप ये समझिए कि जब बैटल ऑफ प्लासी होता है उसके बाद से अंग्रेजी जो सिस्टम थी, अंग्रेजों के अंदर जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अंदर कितना ज्यादा करप्शन होता है। उस करप्शन को खत्म करने के लिए क्या किया गया, 1773 में लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद भी अगर चीजें ठीक नहीं हुई तो उसके 11 साल के बाद 1784 में लाया गया पिट्स इंडिया एक्ट। और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते चले गए अंग्रेज। और उसके साथ साथ क्या होता है, उसके साथ साथ शुरू होता है एक नया दौर जिसमें कि चार्टर एक्ट आता है। और उन्होंने डिसाइड किया कि हम चार्टर एक्ट को हर 20 इयर्स पे रिलीज करेंगे। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब 1857 का रिवोल्ट होता है, और जब 1857 का रिवोल्ट होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे होता है अंग्रेजों की आंख खुल जाती है। उनको लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, ऐसा ही अगर मिस गवर्नेंस चलती रही तो एक ना एक दिन हम जो हमारा सबसे प्राइसली कॉलोनी है हम उसे खो देंगे। मतलब कि रॉ मटेरियल का जो सबसे बड़ा एरिया है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। ना कि सिर्फ रॉ मटेरियल, एज वेल एज इतनी बड़ी जो मार्केट है उस मार्केट को भी हम खो देंगे। तो इस ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, इसके जस्ट एक साल के बाद 1858 में वो लेकर आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको क्यों नाम देते हैं गुड गवर्नेंस एक्ट। गुड गवर्नेंस एक्ट लाने के बाद उन्होंने क्या किया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वायसराय, ऐसे अलग अलग पद के नाम वो देना शुरू कर देते हैं। तो आइए पढ़ते हैं गवर्नर जनरल्स के दूसरे सीरीज की। पहले सीरीज को हम इससे पहले अपलोड कर चुके हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल सीरीज के दूसरे टॉपिक को, मतलब कि दूसरे लेक्चर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको दिख रहे होंगे महानुभाव लोग, जो कि यहाँ पे आपको सबके चेहरे दिख रहे होंगे। ये सभी के सभी वो थे जो कि कोट अनकोट हमारे ऊपर रूल किया है इन्होंने बाय द नेम ऑफ वायसरायज। तो कभी ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनकर आए, तो कभी ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनकर आए। मतलब कि समय समय के साथ इनके चेहरे बदलते गए लेकिन इनकी फितरत कभी नहीं बदली। इनका सिर्फ एक ही काम था, इंडिया को लूटना, खसोटना और यहाँ से चीजों को वापस लेकर जाना। ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ड्रेन ऑफ वेल्थ नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ नामक पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने, जिनको कि ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। तो अब पढ़ते हैं हम लोग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के इस श्रृंखला में अगले जो गवर्नर जनरल्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स होंगे
उनके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले गवर्नर जनरल होंगे उनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने कुछ बहुत ही जरूरी सामाजिक सुधार भी किए थे। जो आपको सबसे पहला याद रखना है वो सती सिस्टम को एबोलिश करना। मतलब कि सती सिस्टम को एबोलिश किया था 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में ये होता है, उनके टेन्योर में ये होता है। हम बाइलिंगुअल होकर चलेंगे, मतलब ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेंगे, ताकि जो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि रिमोट प्लेसेस में वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ते हैं, यानी कि उनका माध्यम हिंदी रहा है, उन्हें भी कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक सती सिस्टम को एबोलिश करता है। किनके प्रयासों से, किनके एफर्ट से? राजा राम मोहन राय के एफर्ट से इनको क्या करता है? एबोलिश कर देता है, जो कि अपने समय के बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्म्स में से एक माना जाता है। इसी के साथ साथ चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे। तो मतलब कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के नाम से आपको दो फैक्ट याद रखने हैं। पहला फैक्ट कि सती सिस्टम को एबोलिश किया गया था इसी के टाइम पे। वहीं दूसरी फैक्ट की अगर हम बात करें तो चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट भी एबोलिश किया गया था इसी के टाइम पे। चलिए अब ऑकलैंड की बात करते हैं। ऑकलैंड के नाम पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वो उपलब्धि क्या है? वो उपलब्धि ये है, इसने अफगान वार लड़ी थी 1833 और 1842 में। वहीं दूसरी ओर बात करें लॉर्ड हार्डिंग के बारे में, तो लॉर्ड हार्डिंग ने एंग्लो सिख वार लड़ा, तो वहीं ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई इनके बीच। उसी के साथ साथ सोशल रिफॉर्म्स की, जैसे कि एवोल्यूशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, मतलब कि जो बच्चियों को मार दिया जाता था जन्म के बाद, उन नवजात बच्चियों को बचाने के लिए लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते। एक इल प्रैक्टिस थी, एक अजीब तरह का सोशल मेनेंस था जिसको कि हम फॉलो करते थे एज एन इंडियन। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल नहीं, आप इस कुप्रथा को बिल्कुल कंटिन्यू नहीं रखेंगे और आप इसको बंद करेंगे। तो मतलब ये कि हार्डिंग का नाम, हार्डिंग फर्स्ट होगा, ये हार्डिंग फर्स्ट का नाम जैसे ही आएगा आपको दो फैक्ट्स याद रखने हैं कि लाहौर की ट्रीटी जो साइन हुई थी वो किनके बीच हुई थी? सिख और इनके तरफ से कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से या फिर ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन था? तो वो था लॉर्ड हार्डिंग। वही मैं इसके बारे में बोलूं कि अगर फीमेल इन्फेंटिसाइड को किसने बैन किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग ने ही बैन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी भाई साहब, ये तो कतई जहर इंसान थे। इन्होंने बहुत ऐसी तबाही मचाई कि आखिर फाइनली 1858 का जो रिवोल्ट होता है इन्हीं के नाम पे होता है। मतलब कि इन्हीं के अथक प्रयासों की वजह से फाइनली अंग्रेजों को झटका ऐसा लगता है कि भाई अब तो हमारी बैंड बजने वाली है, क्योंकि अब इंडियंस जाग चुके हैं। तो ऐसा नहीं होता कि इंडियंस अचानक एक दिन में जाग गए थे, नहीं, वो एक पीछे से चली आ रही जो लेगेसी थी, पीछे से चली आ रही एक ऐसी जुल्म और सितम की एक लंबी कहानी थी, उसका परिणाम निकलता है 1858 में। और लॉर्ड डलहौजी ने उस ताबूत में आखिरी कील ठोक दी थी। मतलब ये कि लॉर्ड डलहौजी ने ऐसे सारे प्रयास कर लिए कि अब अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय एकजुट हो जाए। चलिए ये जानते हैं कि ऐसा इन्होंने क्या किया था। सबसे पहले इन्होंने अननेसेसरी क्या करा, सिख लोगों से लड़ गए जाकर। उनके बाद उन्होंने क्या किया, बर्मा को एनेक्स कर लिया। उसके बाद उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अप्लाई कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आखिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब ये था कि जिनके पास लीगल वारिस नहीं होगा, मतलब ये कि जिनके पास लीगल सक्सेसर नहीं हो, और वो लीगल सक्सेसर किसको मानते थे? वो लीगल सक्सेसर मानते थे कि जो आपका बायोलॉजिकल चाइल्ड होगा, हम उसी को मानेंगे लीगल सक्सेसर। मतलब कि अगर कोई किंग है, अगर उसका कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है और ऐसे सिचुएशन में उस किंग की डेथ हो जाती है और अगर उसने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है एज अ सन, वो लीगल सक्सेसर नहीं माना जाएगा। और ऐसे स्थिति में जब आप उसको वैध उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत बोलेगा लॉर्ड डलहौजी कि आपके यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने में आप सक्षम नहीं है, इसलिए इसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस स्टेट को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है? ब्रिटिशर्स की हो जाती है, और आप अपना राज्य हमें दे दीजिए। तो ये तो इंडियंस को बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसलिए पहला जो शिकार बनाया वो सतारा को बनाया, फिर नागपुर को बनाया, फिर उसके बाद
अगली बारी थी जयपुर के साथ होते हुए झांसी की, जहां इनका मुकाबला हो गया झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ, क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो चुकी थी और उनका कोई लीगल चाइल्ड नहीं था अकॉर्डिंग टू देम। तो एक बच्चे को गोद लिया था उन्होंने, अडॉप्ट किया था, लेकिन उन्होंने उन लोगों ने उसे लीगल चाइल्ड मानने से मना कर दिया। वैसे सिचुएशन में क्या होता है, वैसे सिचुएशन में ये रानी लक्ष्मीबाई बोलती है कि भाई मैं तो ये बिल्कुल मंजूर नहीं करूंगी, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावती सुर अपना लिया। इसी के साथ साथ वुड्स डिस्पैच भी आया था 1854 में, जिसको कि मैग्ने कार्टा बोला जाता है। किसका मैग्ने कार्टा बोला जाता है? इंडियन एडुकेशन का। मतलब कि आज जो हम सिस्टम देखते हैं 10+2+3, मतलब कि 10th के बाद 2 साल का इंटरमीडिएट, उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन, ये शुरुआत करी गई थी वुड्स के द्वारा। मतलब वुड्स डिस्पैच आता है लॉर्ड मैकाले के द्वारा। और इसी के साथ साथ हमारे जो एजुकेशन सिस्टम होता है उसका 100% 100% अंग्रेजीकरण हो चुका था। इसने एक और अच्छा काम किया था, क्या हमारे लिए अच्छा काम नहीं किया था, हमें फायदा पहुंच गया वो अलग बात है। इन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस काम को शुरू किया था। रेलवे लाइंस बिछाई थी, और पहली जो ट्रेन चली थी बॉम्बे से ठाणे के बीच 1853 में। वही फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टिंग, सेम लाइन रिपीट हो चुका है यहाँ पे, इसको आप इग्नोर करेंगे। पीडब्ल्यूडी को एस्टेब्लिश किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। पीडब्ल्यूडी का क्या मतलब होता है? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो कि अभी भी हम इस लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं। अब बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग की। डलहौजी के किए गए कर्मों की सजा फाइनली किसको मिलता है? कैनिंग को मिलता है। और इसी के टाइम पे होता है रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसकी मैं बात कर रहा था। उसके बाद इसने 3 यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश करी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में, जो कि उस टाइम का बॉम्बे हुआ करता था 1857 में। और इसने क्या किया कि जो कंपनी का जो ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल क्राउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत क्या हो गया कि जितने भी राइट्स थे, जितने भी गवर्नमेंट के पास पावर था, सबको सब जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, वो सबके सब ब्रिटिश मोनार्क यानी कि ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटेन की महारानी के पास चला गया। इसी के टाइम पे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आता है, जो कि इसके बाद लगातार काउंसिल एक्ट आते जाते 92 और फिर 1909 में भी काउंसिल एक्ट आता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? मॉन्टो मार्ले रिफॉर्म्स। इसी के साथ लॉरेंस की बात करें तो लॉरेंस के लिए आपको दो जो फैक्ट्स आपको याद करने चाहिए। सबसे जो पहला फैक्ट था कि भूटान के साथ लड़ाई हुई थी, उसके बाद एक वुडगोंग की ट्रीटी भी हुई थी, उसके बाद हाई कोर्ट्स कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में हाई कोर्ट एस्टेब्लिश कर दिया। मतलब ये कि कैनिंग यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश कर रहा था, वहीं दूसरी ओर जो लॉरेंस था वो क्या एस्टेब्लिश कर रहा था? लॉरेंस हाई कोर्ट एस्टेब्लिश कर रहा था। कहां? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। मतलब कि जिन तीन जगहों पे लॉर्ड कैनिंग यूनिवर्सिटीज लगा रहा था, यूनिवर्सिटीज बना रहा था, उसी 3 जगहों पे उसी के टाइम पे, उसी से मतलब 1-2 साल का डिफरेंस के टाइम पे वो क्या करता है कि यूनिवर्सिटीज हाई कोर्ट्स बनाता है बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता में। वहीं लॉर्ड लिटन की बात करें तो इनके नाम बहुत ही महान उपलब्धि है, क्योंकि इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था कि वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेजेस, वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो जो भी न्यूज़पेपर्स लोकल लैंग्वेजेस में छापे जा रहे थे, उससे बोलता है कि भाई इसको तो बैन करो, सिर्फ इंग्लिश की ही न्यूज़पेपर्स चलेंगे। वहीं साथ ही साथ ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि जितने भी रिवोल्यूशनरी थे, जितने भी कॉमन पर्सन थे, वहां उन तक अपनी बात पहुंचाते थे लोकल लैंग्वेजेस में। ज्यादातर लोगों को इंग्लिश आती नहीं थी, तो इसने क्या किया कि जब हम इसे ही बंद कर देंगे तो लोगों तक रिवोल्यूशनरीज की आवाज पहुंचेगी कैसे? तो इसने इसे बैन कर दिया। आपको याद रखना है कि लॉर्ड लिटन के टाइम पे क्या हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया था। आर्म्स एक्ट भी पास किया गया था कि आप ज्यादा से ज्यादा मतलब कि आप अपने पास आर्म्स नहीं रखेंगे, लाइसेंस लेना होगा, जिस लाइसेंस की लेगेसी को अभी भी हम फॉलो कर रहे हैं। अफगानों के साथ इसकी लड़ाई हुई थी। इसी के साथ साथ ब्रिटेन जो वहां की महारानी विक्टोरिया थी, उनको कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, मतलब कि एम्परर्स ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। लॉर्ड रिपन के नाम एक महान उपलब्धि ये है कि जिस लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया था, उसको लॉर्ड रिपन ने वापस ले लिया था। रिपील ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट।
पहली फैक्ट्री एक्ट आई थी, बस आपको इतना याद रखना है कि पहली फैक्ट्री एक्ट किसके टाइम पे आई थी, लॉर्ड रिपन के टाइम पे। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी पास किया गया था, जिसको क्या हम PRI बोलते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सिमिलर तो नहीं है लेकिन इससे कुछ मिलता जुलता चीज लेकर आया था लॉर्ड रिपन, और लॉर्ड रिपन को बोलते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कि उसको स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुआ था जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, वहीं हंटर कमीशन आया था ऑन एजुकेशन। किसके एजुकेशन पर हंटर कमीशन आया था, ये क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है वनडे एग्जाम में। मतलब ये कि हंटर कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था किसके किसके वो बेसिस पे किया गया था, एजुकेशन पे तो किया गया था लेकिन प्राइमरी एजुकेशन पे किया गया था। वहीं अगर हम बात करें लॉर्ड डफरिन की, तो लॉर्ड डफरिन के टाइम पे ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था। वहीं थर्ड बर्मिज वॉर भी हुआ था लॉर्ड डफरिन के टाइम पे। लॉर्ड लैंसडाउन की बात करें अगर हम, तो फैक्ट्री एक्ट आई थी सेकंड वाली, और वही इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वही इसने क्या किया, डुरंट कमीशन बनाया। डुरंट कमीशन का क्या मतलब है, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जो कि उस टाइम पे इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, भारत का हिस्सा हुआ करता था, पाकिस्तान और बांग्लादेश का देश के बीच की जो रेखा है, जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री लाइन को बोलते हैं, उस बॉर्डर को बोलते हैं डुरंट लाइन, क्योंकि डुरंट साहब ही थे जो कि इस लाइन को ड्रॉ किए थे। मतलब कि भारत और अफगानिस्तान के बीच का जो सीमा का निर्धारण किया था वो किसने किया था, डुरंट ने। इस कमीशन को एस्टेब्लिश इसी की वजह से किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे लॉर्ड कर्जन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट वायसराय, गवर्नर जनरल, आप जो बोल रहे हैं इनको, इन्होंने भी कुछ बहुत ही अमूलचूल परिवर्तन किया था। सबसे पहले तो इन्होंने जो इंपॉर्टेंट काम किया था, क्या किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, और यहीं से मतलब देशभक्ति और फिर क्रांतिकारी और राष्ट्रवाद की एक नई लहर चलती है, और उसके बाद शुरू होता है स्वदेशी मूवमेंट। इसी स्वदेशी मूवमेंट में ऐसा बोला जाता है कि इसी स्वदेशी मूवमेंट से मुस्लिम लीग निकलता है। इस स्वदेशी मूवमेंट के रिप्लाई में या फिर इस स्वदेशी मूवमेंट का जिस तरीके से उत्थान हो रहा था, जिस तरीके से सफलता मिल रही थी स्वदेशी मूवमेंट्स को, उसी वजह से अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग जैसी एक संस्था बनाई ताकि इनको कमजोर किया जा सके। यूनिवर्सिटीज एक्ट आई थी, यूनिवर्सिटीज कमीशन बनाई गई थी, वहीं पुलिस कमीशन भी बनाया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। वही बात करें लॉर्ड विंटो सेकंड की, तो स्वदेशी मूवमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि इसके रिस्पॉन्स में स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। शुरुआत में स्प्लिट हो गया था कांग्रेस के बीच, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट आपस में ही भिड़ गए थे। मॉडरेट्स कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट कौन थे, आपको मैं बताऊंगा किसी और दूसरे लेक्चर में। मुस्लिम लीग बना था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहीं से इसकी जड़ों की शुरुआत हो चुकी थी, और मॉडर्न रिफॉर्म्स आया था, जिसमें कि जिसको कि हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के नाम से, और काउंसिल एक्ट का ये जैसे कि 1861, 1892 एंड 1909 ये तीन काउंसिल एक्ट्स आए थे, और काउंसिल एक्ट्स का ये लास्ट सीरीज होता है। लॉर्ड हार्डिंग के नाम से भी दो तीन उपलब्धियां हैं। सबसे पहले इसने क्या किया था, कलकत्ता को शिफ्ट किया था, कैपिटल कलकत्ता से कहां, दिल्ली के अंदर में, जहां की आज भी हमारा कैपिटल है, और पार्टीशन बंगाल को क्या किया था, वापस कर लिया था। और इसी के टाइम पे दिल्ली दरबार लगा था जब जॉर्ज फिफ्थ इंडिया आए थे, और इसने इसी के टाइम पे हिंदू महासभा का गठन होता है। अगर मैं बात करूं लॉर्ड चेम्सफोर्ड की, तो इन्हीं के टाइम पे क्या आता है, इन्हीं के टाइम पे आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसमें कि 1909 से ही सेपरेट इलेक्टोरेट की बात शुरू हो जाती है। 1919 में और ज्यादा इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है। लखनऊ पैक्ट होता है, मतलब ये कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समन्वय बैठाने की कोशिश की जाती है, कुछ बिंदुओं पर उनकी सहमति बन जाती है। चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था, मॉन्टेग्यू का अगस्त डिक्लेरेशन आया था, जलियांवाला बाग में स्केयर हुआ था, और लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट भी शुरू हुआ था इसी के साथ साथ। लॉर्ड रीडिंग की बात करें, हिस्ट्री में सबसे अंडररेटेड वायसराय जनरल इसको माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया गया था, स्वराज पार्टी बनी थी, और काकोरी का ट्रेन रॉबरी हुआ था रीडिंग के टाइम पे। लॉर्ड इरविन की अगर हम बात करें तो इनके टाइम पे तो मत समझो ही, मतलब इतने सारे कारनामे हुए थे कि क्या बताऊं। साइमन कमीशन हुआ था, जिसके रिस्पांस में लाठीचार्ज हुई थी और लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। वही बटलर कमीशन आया था, जो कि इंडियन स्टेट्स और सेंट्रल स्टेट के बीच का
संबंध को एस्टेब्लिश करने के लिए बटलर कमीशन का गठन किया गया था। नेहरू रिपोर्ट आया था, साइमन कमीशन के रिस्पॉन्स में उन्होंने बोला था कि अगर तुमको पसंद नहीं है तो अपने स्तर पर बना लो कोई कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया इस चैलेंज को। और अगर मैं आपसे पूछूं कि नेहरू रिपोर्ट जो बनी थी, नेहरू रिपोर्ट बनाया किसने था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने? जी नहीं, मोतीलाल नेहरू जी ने बनाया था इस रिपोर्ट को। वहीं दीपावली डिक्लेरेशन भी आया था, लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, जहां पे हम लोगों ने पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया था। वहीं दांडी मार्च शुरू हुई थी, महात्मा गांधी जी दांडी से खेरा की ओर यात्रा करते। वहीं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, इसमें कि कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट राउंड टेबल में ऐसे कौन से महान व्यक्ति थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो उनका नाम क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गांधी इरविन पैक्ट हुई थी, जिसके बाद ये लोग एग्री हो गए थे कि चलो भाई अब मैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आने वाला हूं लंदन। लॉर्ड विलिंगडन, इसके टाइम पे कॉमनवेल्थ अवार्ड आता है, मतलब ये कि एक ही सीट पे जनरल क्लास के लोग भी खड़े होंगे और एक ही सीट पे डिप्रेस्ड क्लास के लोग भी खड़े होंगे, लेकिन इसको नहीं माना गया और फाइनली होता है पूना पैक्ट। महात्मा गांधी जी अंतर में बैठ जाते हैं, फाइनली भीमराव अंबेडकर जी को झुकना पड़ता है और दोनों के बीच समझौता हो जाता है, इसको हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, जैसा कि आपको पता है कि इसी एक्ट से ज्यादातर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को लिए गए हैं। वहीं मैं बात करूं लॉर्ड लिथगो की, तो इनके टाइम पे बहुत से काम हुआ था, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, क्योंकि लगभग मतलब सेकंड थर्ड लास्ट गवर्नर वायसरायज बच जाते हैं हमारे कंट्रीज के ऊपर अंग्रेजों के साइड से। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी, कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रेजिग्नेशन दे दिया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में अननेसेसरी हमारे सैनिकों को झोंक दिया गया था बिना हमसे बातचीत करे। त्रिपुरी क्राइसिस हुआ था, मतलब आपको पता होना चाहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, जबकि महात्मा गांधी के प्रेफरेंस पट्टभी सीतारामैया होते हैं। और जबकि वो बोलते हैं इलेक्शन के दौरान कि पट्टभी सीतारामैया's डिफीट विल बी माय डिफीट, फिर भी पट्टभी सीतारामैया हार जाते हैं। फाइनली महात्मा गांधी जी के एटीट्यूड से परेशान होके रेजिग्नेशन दे देते हैं। कौन रेजिग्नेशन दे देते हैं? सुभाष चंद्र बोस। अब बिना कांग्रेस के अध्यक्ष के कांग्रेस का अधिवेशन कैसे हो, जैसे आपको पता है ईच एंड एवरी ईयर वो लोग मिलते थे साल में एक बार, लेकिन अब कांग्रेस का अध्यक्ष ही नहीं, तो कांग्रेस का अधिवेशन कैसे होगा? वैसे सिचुएशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है कार्यकारी। जैसा हम लोगों ने लाहौर रेजोल्यूशन पास किया था, उन्होंने भी लाहौर रेजोल्यूशन पास कर लिया मुस्लिम लीग ने, और बोला कि भाई हमको मुसलमानों के लिए अलग से राज्य चाहिए। 1940 में अगस्त ऑफर आया था कि भाई युद्ध में हमारा साथ दो, हम तुमको डोमिनियन स्टेटस देंगे। हम लोगों ने बोला नो मींस नो, मना कर दिया और इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत करी गई। ऐसे तरह ये तो बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसकी कमान मिल गई थी किसको? सुभाष चंद्र बोस को। क्रिप्स मिशन आया था हमें मनाने के लिए कि भाई हमारा साथ दे दो। फिर फाइनली हम लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। लॉर्ड वेवेल सी राजा गोपाल शेयर फॉर्मूला लेकर आते हैं कि भाई पार्टीशन को रोकने की कोशिश होती है। इसके बाद वेवेल प्लान आता है, शिमला कॉन्फ्रेंस होता है, कैबिनेट मिशन आता है, डायरेक्ट एक्शन डे होता है। डायरेक्ट एक्शन डे का क्या मतलब है कि अब मोहम्मद अली जिन्ना को लग गया था कि इंडियंस ये कांग्रेस ऐसे नहीं मानने वाले, तो उन्होंने बोला कि अब जहां जो मिले वहीं उनको पीट दो। दंगे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और नुआकोली में बहुत ज्यादा, बंगाल में एक जगह है नुआकोली, वहां बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी। तो ऐसे सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए महात्मा गांधी जी वहां चले जाते हैं और वो वहां पे फास्ट पे बैठ जाते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडियन बाय क्लेमेंट एटली के द्वारा बोल दिया जाता है कि हम 1948 तक इंडिया से अपना बोरिया बिस्तरा बांध के हमें अपने देश चले जाएंगे, क्योंकि आपको हमको अपना देश बुला रहा है। ऐसा क्यों उनको लगा था? क्योंकि वर्ल्ड वॉर में जीत तो गए थे, लेकिन वो जीत कर भी हार गया था और ऐसे सिचुएशन में इंडिया जैसे कॉलोनी को संभालना उनके बस की बात नहीं रह गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन की, जो कि लास्ट गवर्नर जनरल होते हैं, लास्ट वायसराय होते हैं। और इनका रेडक्लिफ कमीशन आता है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच बंटवारा करता है, लाइन ड्रॉ करता है। उसी के साथ साथ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, उसमें 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो जाते हैं। फिर राजगोपालाचारी लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं, जो कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल होते हैं। बिफोर द ऑफिस वाज परमानेंटली एबॉलिश्ड इन 1950 में, जब ये पूरी तरीके से खत्म हो जाता था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लेक्चर, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। और सारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स है इस वाले लेक्चर में मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपके क्लियर हो गए होंगे। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।